हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब साथियों। दोस्तों, हम अब आज के अपने इस सेशन को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी के भाई बंधु यार दोस्त सभी जुड़ जाएं। क्लियर। और वो किसी प्रकार के कंटेंट से और इन्फॉर्मेशन से वंचित ना रहें। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और हमारी सारे जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी आपके पास में पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम सेशन शुरुआत करते हैं। डेट है आज की 8 अगस्त 2022 और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। चलिए दोस्तों, आज की सुर्खियों से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन को कि हमको क्या क्या आगे डिस्कस करना है। देखिए, 6 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया गया हिरोशिमा दिवस। अक्टूबर 2022 में भारत करेगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी। नेक्स्ट है, रंजीत रथ ने संभाला सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार। मध्य प्रदेश में किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में जीता स्वर्ण पदक। दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपना पहला चंद्र मिशन धनुरी मिशन किया लॉन्च। हाल ही में उत्तराखंड ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का लिया निर्णय। अर्जुन युद्धक टैंक से किया गया लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण। हाल ही में तेलंगाना ने किया राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रूपल चौधरी 2 मेडल जीतने वाली बनी पहली भारतीय महिला या भारतीय खिलाड़ी हम कह सकते हैं, 2 मेडल जीतने वाली। तो दोस्तों, ये थी आज की सुर्खियां। अब चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं और जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आप लोग सभी जुड़ जाने देते हैं, हम सभी लोग जुड़ जाएंगे तब हम जल्दी से शेयर कर दीजिए तब सभी लोग जुड़ जाएं ताकि फिर हम आगे अपना सेशन जो है शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, हमारा जो बैच है मिशन एसडीएम दोस्तों, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आप यूपीपीएससी 2023 में क्लियर होना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं बेहतर तरीके से। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, ये जो हमारा बैच है, कोर्स है, ये एक तरह से आपके लिए कॉम्बो है पूरा, जिसमें आपको प्रीलिम्स की तैयारी की जाएगी। प्रीलिम्स की ना केवल पेपर 1 की बल्कि पेपर 2 जो हमारा सीसेट है, जिसमें आजकल इतना जो सीसेट डायनेमिक हो रहा है दोस्तों कि क्या हो रहा है, बच्चे पेपर 1 को क्लियर कर जा रहे हैं लेकिन पेपर 2 में रह जा रहे हैं। तो इसमें हम आपको पेपर 1 की तैयारी तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही पेपर 2 की तैयारी भी कराएंगे, यानी कि सीसेट की तैयारी भी आपको बहुत अच्छे लेवल पर कराई जाएगी। क्लियर। इसके अलावा आपको मेंस की तैयारी कराई जाएगी और इसमें इंटरव्यू भी है। सबसे अच्छी खासियत इस बैच की ये है दोस्तों, जब इस बैच को डिजाइन किया गया था इसी चीज़ पर विचार किया गया था कि भाई बच्चे जो इंटरव्यू में भटके नहीं, उनको इंटरव्यू की गाइडेंस और इंटरव्यू की नॉलेज पहले से ही होनी चाहिए। इसीलिए इसमें आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी। क्या क्या मिलेगा इसमें, सबसे पहले आप याद रखिए बाइलिंगुअल बैच है ये, दोनों ही इंग्लिश और हिंदी किसी भी मीडियम में आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का ये जो बैच बाइलिंगुअल है। यहाँ पर आपको यूपीपीएससी 2023 का कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगा। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी की जाएगी। डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपका कोई भी डाउट है, डाउट सेशन, आपको स्पेशल डाउट सेशन मिलेंगे, क्लास नोट्स, पीडीएफ सब कुछ आपको अवेलेबल होगी। इसके अलावा सब्जेक्ट्स और टॉपिक वाइज टेस्ट वो भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस है साथियों, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस क्लियर करने के लिए। और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो बैचेज हैं, मतलब, और अब मैं नाम नहीं लूँगा उनका कौन कौन है वो सब, लेकिन होता क्या है कि वो सब मेंस की ये जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कराते। लेकिन हमारे यहाँ पर आपको इस मिशन एसडीएम बैच में साथ ही साथ आपको डेली मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूर कराई जाएगी। डाउट सेशन है स्पेशल। और जिस कोर्स की ड्यूरेशन है दोस्तों, कोर्स की ड्यूरेशन 10 से 12 मंथ की है। क्लियर। यहाँ पर आपको स्पेशल फोकस किया जाएगा जनरल हिंदी पर और ऐसे राइटिंग पर। ऐसे राइटिंग आपका मेंस को क्रैक करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साथियों, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ऐसे होता है और इतने नंबर आपको मिलते हैं। तो अगर आपकी ऐसे पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी ना, और उसकी पकड़ केवल प्रैक्टिस से मिलेगी, और किस तरह से अलग अलग तरह के ऐसे होते हैं, अलग अलग तरह की अप्रोच होती है, वो सब आपको यहाँ पर बताई जाएगी मिशन एसडीएम के कोर्स में। यानी कि अगर आपको एसडीएम का सपना पूरा करना है तो इस बैच को मैं चाहूँगा आप लोग जरूर ज्वाइन करें। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे नंबर्स पर कॉल करके पूछ सकते हैं। अब चलिए
हम लोग आज का अपना सेशन जो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट सवाल है वो है दोस्तों, प्रतिवर्ष विश्व स्तर पर हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। गाइज जैसा कि आप जानते हैं हिरोशिमा कहाँ पर है, जापान में है हिरोशिमा। और हुआ क्या था यहाँ पर, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ था, कैसे हुआ था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश, इस धमाके से हुआ था। और ये धमाका हल्का पतला धमाका नहीं था दोस्तों, ये न्यूक्लियर हथियार का धमाका था। तो हुआ क्या था, यूएसए ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 6 अगस्त के दिन, 6 अगस्त 1945 को ये न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई, बहुत सारे, मतलब एकदम वीरान हो गया था ये इलाका। तो इसी चीज़ को यहाँ पर कि कोई आगे से इस तरह का कोई स्टेप ना ले, न्यूक्लियर वगैरह न्यूक्लियर हथियार का प्रयोग ना करें, तो 6 अगस्त को प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। और 9 अगस्त को नागासाकी पर 2 बम डाले थे, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त को नागासाकी शहर पर, ध्यान रखिएगा। और कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर। देखो हिरोशिमा दिवस है दोस्तों, वो हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूक था। क्योंकि हिरोशिमा पर जब न्यूक्लियर बम गिराया गया था उसमें साथियों बहुत ज़्यादा जिंदगियां चली गई थी, उसमें बहुत ज़्यादा लोग हताहत हुए थे, वीरान हो गया था। उसका प्रभाव वर्षों लंबे समय तक भी देखा गया था। तो ये हमला कब हुआ था, 6 अगस्त 1945 को। और 2022 में जापानी शहर परमाणु बमबारी की 77वीं वर्षगांठ है। अब की बार ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 39% नागरिक मर गए थे उस टाइम, ध्यान रखिएगा, उस शहर में ही। शहर के 39 से 40% लोग सफाया कर दिया था इसने। 6 और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा शहर पर द लिटिल बॉय नाम, ये नाम ना याद रखना आप लोग इस बम का, और नागासाकी शहर पर द फैट मैन नाम का 2 परमाणु बम ये गिराए गए थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, अब ये मैप देखिए आप लोग, ये जापान का मैप है। यहाँ पर है टोक्यो, और ये है ये आइलैंड है पूरा जापान का, जापान कंट्री है। सपोरो आइलैंड है यहाँ पर, अकीटा, ये सेंडाई है, सेंडाई फ्रेमवर्क, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर योकोहामा है, और ये नगोया है, नगोया और ओसाका। ठीक है, यहाँ पर ये हिरोशिमा है, और ये है यहाँ पर नागा, आप ये और देख सकते हैं, ये तो है हिरोशिमा शहर यहाँ पर, और ये नागासाकी है। क्लियर। नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ पर है, फिलीपींस सी, ईस्ट चाइना सी, ये सी ऑफ जापान है, और ये चाइना है। ये सारा मैप हमने यहाँ पर मैप डिस्कस किया। अब कुछ आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवालों के बारे में जानकारी हम ले लेते हैं, जो कि आपके सवाल बन सकते हैं और पूछा भी गया यूपीपीसीएस में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है, और जापान का सबसे छोटा द्वीप वो है साथियों शिकोकू, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो कहाँ पर है, जापान में है। ये किससे संबंधित है, ये है दोस्तों जो ग्रीन हाउसेज गैस है ना, ग्रीन हाउस गैस GHG, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम किया जा सके, इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया था। कब लाया गया था, 11 दिसंबर 1997 को इसको लाया गया था, और ये अपनाया गया था। और लागू कब हुआ था, ये दोस्तों लागू हुआ था 16 फरवरी 2005 को। क्लियर। नेक्स्ट है सेंडाई फ्रेमवर्क, सेंडाई फ्रेमवर्क दोस्तों संबंधित है आपदा जोखिम न्यूनीकरण से। क्लियर। इसके अलावा साथियों एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं मैं, देखिए हमारा जो ये PDF है ना, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। क्लियर। एग्जाम दृष्टि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको आप जरूर ज्वाइन करिए, ये PDF, वहाँ पर आपको कई प्रकार की क्विजेज वगैरह चलती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलेगी। तो वो टेलीग्राम चैनल आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। उसकी लिंक कहाँ मिलेगी, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारा एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स, बहुत सारा और चीज़ें डिस्कशन, और सारे कोर्सेज वगैरह, और इसके अलावा वहाँ पर बहुत सारी क्लासेज आपको फ्री में अवेलेबल होंगी। तो वो जो है एग्ज़ाम दृष्टि का हमारा एप्लीकेशन है, वो जरूर ज्वाइन करिएगा। क्लियर। हम आगे चलते हैं। उगता हुआ सूर्य का देश किसे कहा जाता है, दोस्तों उगता हुआ सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। क्लियर। और एक और चीज़ यहीं पर, उगता हुआ सूर्य का देश जापान को कहा जाता है, लेकिन डूबते हुए सूर्य का देश ये है दोस्तों नॉर्वे। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनते ही हैं, यूपीपीसीएस हो चाहे कोई भी एग्जाम हो। क्लियर। तो देखिए जो हिरोशिमा दिवस है वो मनाया जाता है, अभी डिस्कस किया, 6 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। और इसके अलावा कुछ और बातें करें हम। क्लियर। नागासाकी दिवस 9 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये सारी बातें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा जो पराक्रम दिवस है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को,
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वीर बाल दिवस भी। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसको अभी हाल फिलहाल में ही शुरू किया गया है, पहली बार इसको मनाया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हमने यहां पर डिस्कस करी। अब हम आगे चलते हैं। क्लियर? देखो नेक्स्ट सवाल है हमारा, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में, जो हमारी यूएनएससी की जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, उसकी विशेष बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? यहां पर हम पूरा यूएनएससी के बारे में, यूएन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग। चैनल को जल्दी जरूर सब्सक्राइब करें, सेशन को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। तो दोस्तों इसका जो आंसर बता देता हूं पहले तो मैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है ना। इसका आंसर भारत है। भारत ने कहा है कि अक्टूबर, जो आने वाला अक्टूबर है, उसमें हम यूएनएससी के जो काउंटर टेररिज्म है उस कमेटी की विशेष बैठक की मेजबानी करेंगे, और भारत को ये मेजबानी दी गई है। आप लोग याद रखिएगा, किसको दी गई है? भारत को दी गई है। तो इसके बारे में बात करें थोड़ा सा, देखिए क्यों दी गई, क्योंकि भारत आतंकवाद के विरुद्ध 29 अक्टूबर को एक विशेष बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की मेजबानी करेगा। क्लियर? और क्योंकि भारत अभी जो अस्थायी सदस्यता भारत को 2 साल की मिली हुई है, और इस दिसंबर में भारत को पूरी होने वाली है सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता, याद रखिएगा। और भारत इसी महीने के लिए शक्तिशाली सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने वाला है इसके लिए। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जो ये सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति, इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत अब की बार। 5 स्थायी सदस्य होते हैं यूएनएससी में, कौन कौन से? चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएस। याद रखिएगा, चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएस। और सुरक्षा परिषद में वर्तमान में कौन कौन से सदस्य हैं जो अस्थायी सदस्य हैं? वो हैं दोस्तों अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजीरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं आगे, और अब इसके बारे में बात कर लेते हैं हम, आतंकवाद विरोधी समिति के बारे में। इसकी स्थापना दोस्तों 2001 के जब 9/11 हमला हुआ था ना 2001 में, उस 9/11 हमले के बाद में इसके स्थापना की गई थी 2001 में। और कौन से संकल्प के तहत? जो यूएनएससी का एक प्रस्ताव लाया गया था, इसके तहत 1373 ये प्रस्तावों के नाम होते हैं, याद रखिएगा। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आतंकवाद, अब क्योंकि इंपॉर्टेंट है, भारत की इसकी मेजबानी कर रहा है, तो इसलिए पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आतंकवाद विरोधी समिति की किस, यूएनएससी के किस संकल्प या किस प्रस्ताव के द्वारा स्थापना की गई थी? तो ये था 1373, ठीक है, 2001 में इसकी स्थापना की जाती है। और पिछले साल दिसंबर में सीटीसी का अध्यक्ष बनने की पूर्व संध्या पर भारत ने आतंकवाद विरोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय के जनादेश को भी नवीनीकृत करने के बारे में एक प्रस्ताव में मतदान भी किया था। ये भी आप लोग याद रखिएगा इस चीज को। क्लियर? अब यूएन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसको फाउंड कब किया गया था? इसका गठन होता है 24 अक्टूबर 1945 को। कहां पर? यूएस के कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को में इसका गठन होता है। हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएस के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स। और इसके सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटेरेस। कहां से हैं ये हैं पोर्चुगल से, जिसको हिंदी में पुर्तगाल बोलते हैं। क्लियर? फाउंडर मेंबर की बात करें तो हम तो यूएस, इंडिया, यूके, फ्रांस, ब्राजील, ये सभी देश के फाउंडर मेंबर, कुछ और देश भी थे। और उस समय आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुई थी, इसीलिए इस पर संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का गठन किया गया ताकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसा कोई वॉर आगे नहीं हो, यूएन शांति स्थापित करने में अन्य देशों की मदद कर सके। क्लियर? कितने मेंबर हैं अभी इसमें? 193 मेंबर हैं, और नवीनतम सदस्य दक्षिण सूडान है। क्लियर? तो और बात करते हैं इसके 6 प्रमुख अंग हैं यूएन के, कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, या हम इसको ट्रस्टीशिप काउंसिल भी कह सकते हैं, और नेक्स्ट है सचिवालय। ये सारी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस करी। अब इसके बारे में कुछ और, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी के बारे में, संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, अभी डिस्कस करे थे। कौन कौन से? यूएस, यूके और चीन, फ्रांस, ब्रिटेन। इसके अलावा 15 मेंबर जो होते हैं दोस्तों, ये होते हैं अस्थायी मेंबर, यानी कि टेम्पररी मेंबर होते हैं। ये परमानेंट, नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। और इनका कार्यकाल कितना होता है? एक मेंबर का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। यहां पर एशिया से 2 मेंबर आते हैं जो नॉन परमानेंट होते हैं, 3 मेंबर अफ्रीका से आते हैं, और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 2 मेंबर आते हैं। ईस्टर्न यूरोप से 1 मेंबर आता है, और वेस्टर्न यूरोप और अन्य कंट्रीज से 2 मेंबर आते हैं। याद रखिएगा आप इस चीज को। क्लियर है ना? तो टोटल 15 मेंबर होते हैं। मैंने अभी 15 बताया था, नॉन परमानेंट नहीं, अगर मैंने ऐसा बताया था उसके लिए सॉरी। 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 ये होते हैं परमानेंट। टोटल होते हैं 15। क्लियर? अगर मुझे याद नहीं है, अगर 15 बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलते हैं आगे
नेक्स्ट, अब हम अपने जो है महत्वपूर्ण सवालों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। सवाल है कि यह संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य है दक्षिण सूडान, IMF का नवीनतम सदस्य है एंडोरा 190वां, आसियान का मुख्यालय जकार्ता, सार्क का मुख्यालय है काठमांडू, विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन DC और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई। इन सारी चीज़ों को, सारी बातों को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। देखिए इतना बेहतरीन सेशन, इतना ज़बरदस्त कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, तो आप थोड़ा सा हमारे साथ में इस तरह का वो तो कर ही सकते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉपरेट आप लोग भी करिए। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन का पदभार किसने संभाला है? दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र की जो ऑयल इंडिया कंपनी है, क्या पेट्रोलियम कंपनी है, इसके चेयरमैन अभी रंजीत, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रंजीत रथ हैं। राइट आंसर इज डी। इसके बारे में कुछ और डिस्कस करें। इन्होंने चेयरमैन का पदभार संभाला रंजीत रथ ने, और ये एक भूवैज्ञानिक है, आप लोग याद रखिएगा। कब से चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाले हैं ना? 2 अगस्त से। क्लियर? और इससे पहले वो मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड के चेयरमैन थे, MD भी थे। और इन्होंने किसका स्थान लिया है आप ये भी याद रखिएगा, सुशील चंद्र मिश्रा का इन्होंने स्थान लिया है। चलते हैं आगे, कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने देखो जो इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उन कंपनीज का मैंने जो जॉइंट कंपनीज बोल सकते हैं उनके यहाँ पर CEOs के नाम लिखे हैं, आप लोग याद रखिएगा, ये भी सवाल बनते हैं। गूगल के CEO सुंदर पिचाई हैं, अल्फाबेट इंक सुंदर पिचाई, अमेजन के ND JC, और एप्पल के टिम कुक, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं, एडोब के शांतनु नारायण हैं, टाटा सन्स के N चंद्रशेखरन हैं, ओला कैब के भाविश अग्रवाल, उबर कैब के दारा खोसरो शाही हैं, पेप्सिको के रेमन लागुआरता हैं, और BSNL के प्रवीण कुमार पुरवार हैं। इसके अलावा सोनी के केंचरो योशिदा और आइडिया वोडाफोन, जिसका नया नाम VI है, इसके अक्षय मुंद्रा बना दिए गए हैं CEO, याद रखिएगा। कई जगह इनका पुराने वाले का नाम है, लेकिन अक्षय मुंद्रा है, अभी वो अपना कार्यभार संभालेंगे। IBM के अरविंद कृष्णा हैं, एयरटेल के गोपाल विट्ठल हैं, व्हाट्सएप के विल कैथकार्ट, इंस्टाग्राम के एडम मुसेरी हैं, फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति और TCS के राजेश गोपीनाथ। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, बहुत इंपॉर्टेंट छपने वाला सवाल। यहाँ पर आप लोग स्टार बना लीजिएगा, इसको स्टार बना लीजिएगा, बिल्कुल छपने वाला सवाल है दोस्तों। 4th सवाल है कि ये और दुनिया का सबसे बड़ा है ये कहाँ पर, यहाँ पर आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं, फ्लोटिंग है, ये फ्लोट करेगा ये। क्लियर? और मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है ये दोस्तों खंडवा राज्य में, जो राज्य का एकमात्र जिला है ये खंडवा, यहाँ पर बनाया जा रहा है। MP के जिला कौन सा है? खंडवा। और इसको कौन सी नदी पर, ये भी याद रखिएगा, नर्मदा नदी का एक बांध है दोस्तों, ओंकारेश्वर बांध। आप लोग इस चीज को भी याद रखिएगा, कौन से बांध। ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कौन से बांध पर बनाया जा रहा है? तो ये है दोस्तों ओंकारेश्वर बांध पर। कितने करोड़ रुपए? 3000 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। और यहाँ से 4000, ये जो खंडवा जिला है ना, ये दोस्तों एक ही जिले से 4000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन करेगा यहाँ से, जब ये बन जाएगा तो। और ये कितने मेगावाट का है ये प्लांट? 600 मेगावाट इस प्लांट से बिजली उत्पादित करी जाएगी। क्लियर? यहाँ पर सौर, जल, थर्मल, ये सभी चीज़ों से बिजली उत्पादन करी जाएगी। आप ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, MP के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, जो राजधानी है वो भोपाल है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है, मंगूबाई छगनभाई पटेल राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, विधानमंडल 1 सदनीय है और विधानसभा की सीटें हैं 231, राज्यसभा की सीट 11 हैं और लोकसभा की सीट 29 हैं। क्लियर? अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये है, स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म कहाँ पर हुआ? इंदौर में। हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया कौन सा सागर? सांख्य सागर। कहाँ पर है ये भी मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही सांख्य सागर को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। हीरे का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में है। टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। हमारे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर कौन सी स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं दोस्तों? ये हैं 526, आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। ये हमारा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर गया है, हाँ अब सही है। क्लियर? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। अब हम डिस्कस करते हैं, क्षेत्रफल के हिसाब से सर्वाधिक वनीकरण वाला राज्य है, यह है मध्य प्रदेश। कुनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है।
भारत में चीतों को लाने के लिए कौन से देश के साथ में समझौता हुआ है? तो गाइज ये हुआ है नामीबिया के साथ में। किसके साथ में? नामीबिया के साथ में चीतों को लाने के लिए समझौता हुआ है। आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर क्योंकि हम ओंकारेश्वर बांध की बात कर रहे थे, नर्मदा नदी के ऊपर की बांध की बात कर रहे थे, तो कुछ मैंने यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो देश के बांध हैं उनको मैंने यहाँ पर डाला है 2 स्लाइड्स में। याद रखिएगा, सारे बांध कवर हो जाएंगे। सवाल अब की बार भी पूछा था पीसीएस में, तो याद रखिएगा ये सवाल यहाँ से बनेंगे। टिहरी बांध ये भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। हीराकुंड बांध महानदी पर है, ये ओडिशा में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, कहाँ पर? गुजरात में। और जो फरक्का बांध है ये दोस्तों हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है उरी बांध, ये झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में से इसके अलावा दुलहस्ती बांध चिनाब नदी पर है, और चिनाब नदी पर ही सलाल बांध है। सलाल परियोजना आपने नाम सुना होगा। बगलीहार परियोजना ये भी चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। आगे चलते हैं, ये रणजीत सागर बांध। रणजीत सागर बांध दोस्तों रावी नदी पर है, जम्मू कश्मीर और पंजाब में। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकड़ी बांध सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा धौली गंगा बांध ये धौली गंगा नदी पर उत्तराखंड में, और रिहंद बांध रिहंद नदी पर है उत्तर प्रदेश में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। मैथन बांध बराकर नदी पर है, झारखंड में। तिलैया बांध बराकर नदी पर है, ये भी झारखंड में है। और पंचेत बांध दामोदर नदी पर है दोस्तों, झारखंड में। इसके अलावा मयूराक्षी बांध ये मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। और बीसलपुर बांध बनास नदी पर है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर राजस्थान में है। राणा प्रताप सागर बांध इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी पर राजस्थान में। जवाहर सागर बांध ये भी चंबल नदी पर है, राजस्थान में। और नेक्स्ट गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर है, ये भी एमपी में है। नेक्स्ट है कृष्णा राजा सागर बांध ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटका में। शिव समुद्रम बांध परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटका में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, कर्नाटक में। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में। इसके अलावा पोचमपाद बांध दोस्तों ये गोदावरी नदी पर है। और श्रीशैलम बांध ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। सोमाशिला बांध पेन्नार नदी पर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पर है। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में है। और बनशुरा सागर बांध काबिनी नदी पर केरल में। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है, और कहाँ पर? तमिलनाडु में। कल्लनाई बांध ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। ये सारे हमने अपने देश के जो बांध बैरेज वगैरह वो सब डिस्कस करे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। सेशन कैसा लग रहा है जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। आप लोग सेशन को शेयर करिए। अब आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल आज का कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित है। आपसे पूछ रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? गाइज ये जीता है गोल्ड। बहुत देखो, हारती हारती जीती थी। जो हार कर जीते उसको क्या कहते हैं? जादूगर नहीं, बाजीगर भी नहीं, उसको कहते हैं साक्षी मलिक। जो हारता हुआ जीते, ये है साक्षी मलिक, देश की शेरनी, भारत की शेरनी, आन बान शान। देख रहे हो उस तिरंगा लहरा रहा है जो। इन्होंने जीत, आपने जब मैं मैच देख रहा था इनका, तो दोस्तों इन्होंने बिल्कुल हारने को थी और लास्ट के कुछ ही सेकंड में इन्होंने बाजी मार दी। दूसरे जो अपोजिट प्लेयर था, अपोजिट जो पहलवान था, कनाडा की थी, उन्होंने इनके दोनों कंधे चित कर दिए। और होता ये है गेम्स में, फ्री स्टाइल कुश्ती में, जब दोनों कंधों को धरती से टच कर देते हैं तो पूरे चाहे कितने भी पीछे हों बराबर हो जाता है, मतलब मैच जिता दिया जाता है, खिलाड़ी को मैच दे दिया जाता है। तो ये जीत गई इस तरह से। इनके बारे में कुछ और बात करें, 62 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और कनाडा की खिलाड़ी थी ये, एना गोडिनेज गोंजालेज को हराया था इन्होंने फाइनल में। सेमीफाइनल में इन्होंने किसको हराया? सेमीफाइनल में इन्होंने कैमरून की खिलाड़ी एटेन नगोले को हराया था 10-0 से। और क्वार्टर फाइनल में दोस्तों साक्षी मलिक ने इंग्लैंड की केल्सी बार्न्स को 10-0 से हराया था। तो आप लोग याद रखिएगा इनके बारे में। यहाँ से जो है दोस्तों सवाल बनेंगे साक्षी मलिक, ये जो है ना, इस तरह से सवाल यहाँ से बनेंगे, क्योंकि इन्होंने अब की बार इनका कॉमनवेल्थ में पहली बार इनको 2016 में 2016 का था, हाँ, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, एकमात्र खिलाड़ी थी। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा इन चीज़ों को। ये इन्होंने गोल्ड जीता अब की बार। और साक्षी मलिक का जन्म कब कहाँ पर हुआ? इन्होंने 3 सितंबर 1992 को, हरियाणा की खिलाड़ी हैं, रोहतक जिले में इनका जन्म होता है। आगे चलते कॉमनवेल्थ के बारे में। अब यहाँ पर हम लोग सारे जो इतने भी पदक हैं अब तक के, उनको देख लेते हैं। और टेंशन ना लीजिए, अब आज जो 8 तारीख है फिनिश हो गया है कॉमनवेल्थ। मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी चीज़ डिस्कस कर लेंगे, किसने क्या जीता है, क्लियर।
और आपको एकदम बढ़िया से अच्छे से याद हो जाएगा। बात करते हैं पहला मेडल संकेत सरगर ने किस में जीता, वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीता इन्होंने। दूसरा मेडल गुरुराज पुजारी ने कौन सा इन्होंने जीता था, कांस्य पदक। मीराबाई चानू ने गोल्ड, भारत के लिए पहला गोल्ड आया कॉमनवेल्थ गेम्स में। विंध्या रानी ने सिल्वर जीता था। जेरेमी लाल रेनोंगा ने गोल्ड जीता और अंचिता शेओली ने भी गोल्ड जीता था। क्लियर। नेक्स्ट है सुशीला देवी लिंगमाबाब ने रजत पदक यानी सिल्वर जीता था जूडो में। विजय कुमार यादव ने कांस्य जीता था जूडो में। हरजिंदर कौर ने 9वां पदक जो आया था वो वेट लिफ्टिंग में कांस्य जीता था 212 kg उठा करके वेट लिफ्टिंग में। और भारतीय महिला लॉन बॉल्स टीम ने गोल्ड जीता है। पुरुष टेबल टेनिस टीम ने गोल्ड जीता है। विकास ठाकुर ने सिल्वर जीता है। बैडमिंटन मिक्स्ड टीम इन्होंने सिल्वर जीता है, बैडमिंटन मिक्स्ड टीम में हमें सिल्वर मिला है। और लवप्रीत सिंह ने वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है 15वां हमारा जो मेडल आया वो गुरदीप सिंह लाए थे वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल। 16वां मेडल सौरभ घोषाल लेके आए थे सिक्वेंस में कांस्य पदक। तेजस्विन शंकर हाई जंप में कांस्य पदक लाए थे। तुलिका मान जूडो में सिल्वर लेके आए थे। सुधीर जो है ये पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड लेके आए थे 212 kg। और नेक्स्ट है मुरली श्रीशंकर लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता इन्होंने। क्लियर। और इसके अलावा बजरंग पूनिया गोल्ड, यहाँ से हमारे कुश्ती के फ्री स्टाइल खिलाड़ी जो है आए थे और यहाँ से गोल्ड और मेडल की अब इन्होंने एकदम लाइन लगा दी थी। देखो कितने ज़बरदस्त आए थे यहाँ पर। साक्षी मलिक ने गोल्ड फ्री स्टाइल में, दीपक पूनिया ने गोल्ड 86 kg फ्री स्टाइल, अंशु मलिक ने सिल्वर 57 kg रेसलिंग में, दिव्या काकरा ने कांस्य 68 kg रेसलिंग में, मोहित ग्रेवाल ने कांस्य 125 kg फ्री स्टाइल में, प्रियंका गोस्वामी ने सिल्वर रेस वॉक में 10,000 मीटर रेस वॉक में, यानी कि 10 किलोमीटर रेस इन्होंने 43 मिनट में पूरी करी 10 किलोमीटर की, तो इनको सिल्वर मिला। अविनाश सावले ने सिल्वर जीता इन्होंने 3000 मीटर की स्टेपल चेज में। नेक्स्ट बात करते हैं वुमेन टीम ब्रॉन्ज जीता है हॉकी की वुमेन टीम ने। यहाँ पर सभी लोग आप इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन लिखिए नीचे। बहुत अब की बार हमारे जो खिलाड़ियों ने एकदम पूरी तरह से, भाई साहब मैं क्या ही कहूँ इनके बारे में, जबरदस्त झड़ी लगा दी एकदम मेडल्स की। बहुत बहुत खुशी हो रही है, इतने मेडल आए अब की बार, इतने मेडल आए कभी नहीं आए थे कॉमनवेल्थ में। और नीतू ने जीता है गोल्ड बॉक्सिंग में और अमित पंघाल ने इन्होंने गोल्ड जीता है बॉक्सिंग में। जल्दी से कॉन्ग्रेचुलेशन लिखिए इन सभी खिलाड़ियों के लिए आप लोग। और इसके अलावा जय हिंद लिखिए भारत के लिए। नवीन ने जीता है रेसलिंग में गोल्ड 74 kg में। इसके अलावा विनेश फोगाट ने जीता है गोल्ड। ये हमारी शेरनी हर बार तीसरी हैट्रिक लगाई है इन्होंने अब की बार कॉमनवेल्थ गेम्स में, गोल्ड लेके आई हैं ये 53 kg में। और इसके अलावा रवि दहिया ने रेसलिंग में गोल्ड जीता है। मेंस टीम लॉन बॉल्स मेंस टीम ने सिल्वर जीता। देखो जो विमेंस टीम थी ना उन्होंने गोल्ड जीता है, लॉन बॉल्स की जो विमेंस टीम गोल्ड जीता है और मेंस टीम ने लॉन बॉल्स में क्या जीता है, सिल्वर, है ना। हमारी जो महिलाएं उन्होंने गोल्ड जीता है। जैस्मीन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता है। अब चलते हैं आगे, ये सारे खिलाड़ी हमने यहाँ तक अब तक के डिस्कस करे हैं दोस्तों, जो अब तक के हमारे पास में अब कितने गोल्ड आए हैं, कितने अभी तक का जो है 44 नंबर जा रहा है, लेकिन हम लोग और डिस्कस करेंगे अब इसके बाद में जो है जितने भी गोल्ड हैं, किसने क्या जीता, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हम लोग स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो। मेरा यही कोशिश रहेगी दोस्तों, बस आप लोग साथ बनाए रखिएगा हमारा। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए साथी प्यारे साथियों। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला चंद्र मिशन द नूरी मिशन लॉन्च किया है। दोस्तों द नूरी मिशन हाल ही में पहला चंद्र मिशन है दक्षिण कोरिया का। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पिक्चर, इसके बारे में डिस्कस करें तो 5 अगस्त को इन्होंने पहला चंद्र मिशन था दक्षिण कोरिया का। कौन से रॉकेट से, फाल्कन 9 रॉकेट से। नाम क्या है, दनूरी मिशन, याद रखिएगा द दनूरी मिशन। और इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है दोस्तों इंसानों को उतरने की जगह खोजना। क्लियर। ये यहां पर उतरेगा नहीं चंद्रमा पर, अभी नहीं उतरेंगे, अभी ये ऑर्बिट करेगा उसको, यानी कि ये चंद्रमा है मान लो तो इसको ऑर्बिट करेगा, यानी कि ये ऑर्बिटल मिशन है, ये आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि कौन सी जगह पर इंसान इजीली उतर सकते हैं, ये इसका जगह तलाशना है, ये इसका उद्देश्य है। यहां पर आप दक्षिण कोरिया के बारे में जान सकते हैं, ये नॉर्थ कोरिया है, ये साउथ कोरिया है, और ये डीमिलिटराइज्ड जोन है। यहाँ पर 38 डिग्री इन दोनों के बीच में जो अक्षांश रेखा है वो डिवाइड करती है दोनों को। प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया की राजधानी है और सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी है। यहाँ पर आप सी ऑफ जापान देख सकते हैं, और ये बाकी की रसिया वगैरह ये सारी और कंट्रीज देख सकते हैं। चलते हैं अब आगे। अब ये जो है हमारा महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन सी अक्षांश रेखा 2 भागों में विभाजित करती है, दैट इज 38 डिग्री। हाल ही में नूरी उपग्रह, एक मिनट दोस्तों, हाँ, हाल ही में नूरी उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है।
जल्दी से आप लोग आंसर करिए नीचे। नूरी उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? मेरा जो लैपटॉप है दोस्तों ये हैंग कर रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। करें शुरू। देखिए, हाल ही में नूरी उपग्रह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? दोस्तों ये लॉन्च किया गया दक्षिण कोरिया। देखो थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं घर से जब डिस्कस कर रहा हूँ आपको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह और सिस्टम्स थोड़ा सा हैंग कर जाता है। थोड़ी सी पेशेंस रखिए, कभी कभी हैंग होता है, ज़्यादा नहीं, 1-2 सेकंड के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग इस सब चीज़ों में थोड़ा सा कोऑपरेट रखिए। कुछ दिनों में आपकी लाइव क्लासेस चलने वाली हैं तो डिजिटल बोर्ड पर, तो तब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अभी बस थोड़ा सा कोऑपरेट बनाए रखिए आप लोग। क्लियर। नेक्स्ट है ओबेर कप का विजेता। दोस्तों ये है दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया ओबेर कप का विजेता है। नेक्स्ट है इसरो द्वारा चंद्रयान 1 कब भेजा गया? PSLV C11 से भेजा गया था इसरो द्वारा चंद्रयान 1। और कब भेजा गया था? 2008 में भेजा गया था। ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। चंद्रयान 2 GSLV MK3 M1 से इसको लॉन्च किया गया था। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करूं। दुनिया की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन है, द लाइन। और कौन? ये UAE के में बनाया जा रहा है। इसको वर्टिकल इसलिए कहा जा रहा है, देखिए अभी जो है क्या कहते हैं, सिटीज़ कैसे विकसित की जाती हैं? ज़मीन पर विकसित की जाती है ना, ऐसे घर बनाए जाते हैं एक के बाद एक, ऐसे के बाद एक ज़मीन पर, है ना, हॉरिजॉन्टली। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें हॉरिजॉन्टल ना बना करके वर्टिकल बनाया जाएगा। ये 170 किलोमीटर लंबी ये सिटी होगी और मात्र 200 मीटर, ध्यान दीजिएगा, 170 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 200 मीटर चौड़ाई है। और इसको जो है वर्टिकल बनाया जाएगा, यानी एक घर के ऊपर एक बिल्डिंग इस तरह से इसको बनाई जाएंगी और इसको कवर किया जाएगा कांच के शीशों से। और इस 170, यहाँ पर सबसे बढ़िया बात है पॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि कोई सड़क नहीं होगी, और सड़क नहीं होगी तो कार वगैरह नहीं चलेंगी। तो अब आप समझ, आपके दिमाग में सवाल उठा होगा, फिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएंगे? दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह के लिए यहाँ पर फास्ट ट्रेन जो है, यहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन बनाई जाएगी और केवल 20 मिनट में इस पूरी सिटी में ये घूम जाएगी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर दुनिया की वर्टिकल सिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है। द लाइन, ध्यान रखिएगा, नियोम मिशन है UAE का। कौन सा? नियोम मिशन है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। 1 मिनट, UAE बोला है मैंने, ये सऊदी अरब है दोस्तों, सऊदी अरब का है। क्लियर। चलते हैं आगे। सॉरी, नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? गाइज ये जो निर्णय लिया गया है संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का, ये लिया गया है दोस्तों उत्तराखंड के। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उत्तराखंड के कौन है? CM है। इनका नाम क्या है? उत्तराखंड के CM का नाम है दोस्तों पुष्कर सिंह धामी। क्लियर। पुष्कर सिंह धामी, आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को। इन्होंने यहाँ पर उत्तराखंड में एक इन्होंने कहा है कि यहाँ पर हम लोग जो है पूरे अपने जो है शहर, यानी कि पूरे राज्य में पूरे राज्य के एक जिले में, और जो है एक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करेंगे, जहां पर सभी लोग केवल संस्कृत भाषा में ही बात करेंगे। क्लियर। संस्कृत भाषा में बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर जो है डिस्कस करी। संस्कृत भाषी गांव को कहाँ पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है? राइट आंसर इज B, उत्तराखंड में ये निर्णय लिया गया है। और आगे चलते हैं, इस चीज़ के बारे में कुछ और हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया गया है, और उत्तराखंड सरकार ने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि सभी 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित किया जाएगा। और यहाँ पर इन लोगों को जो संस्कृत नहीं जानते हैं ना, उनको एक्सपर्ट के द्वारा संस्कृत सिखाई जाएगी। क्लियर। ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को कि किसके द्वारा? यहाँ पर एक्सपर्ट्स नियुक्त किए जाएंगे और उनके द्वारा ये क्या कहते हैं, इनको संस्कृत सिखाई जाएगी। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, संस्कृत जो उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, दूसरी आधिकारिक भाषा। और पहली भाषा क्या है? पहली भाषा दोस्तों हिंदी है। क्लियर। इसके अलावा चलते हैं आगे। ये मैंने आपको जो UAE बोला है ना दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, सऊदी अरब है ये। क्लियर। नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में कुछ लोग जो कह रहे हैं ये UAE सऊदी अरब है इसका आंसर। अब आगे चलते हैं हम लोग, और ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। सभी 13 जिलों में एक संस्कृत भाषी गाँव विकसित करा जाएगा। देहरादून के बारे, इसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। राजधानी देहरादून है और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। CM पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर गुरमीत सिंह है। लोकसभा सीट 5 है। विधानसभा की सीट 70 है। 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। और उत्तराखंड का जो पहला पार्लियामेंट कहाँ पर उद्घाटन किया गया? हल्द्वानी में। माणा गांव यहाँ का इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है।
कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखो, इंपॉर्टेंट है ये। काला पानी और लिपू लेक कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में ही है। लिपू लेक दर्रा ये भी उत्तराखंड में ही है। और काला पानी विवाद बहुत ज़्यादा न्यूज में था भारत और नेपाल के बीच में। उत्तराखंड किन दो राज्यों से सीमा बनाता है? उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से। उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग। चंबा सुरंग का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है? गाइज ये किया जा रहा है चार धाम प्रोजेक्ट के तहत। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है और इसका अब नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है हरेला त्योहार। हरेला त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। आप नीचे मुझे आंसर करिए, हरेली त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? चलते हैं आगे। नेक्स्ट है लेजर गाइडेड एंटी टैंक लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM का सफल परीक्षण किस युद्धक टैंक से किया गया? तो दोस्तों ये जो लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, इसका जो सफल परीक्षण किया गया है वो युद्धक टैंक अर्जुन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है अर्जुन। इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हम जानें तो कहाँ से किया गया है? ये महाराष्ट्र के अहमदनगर से किया गया है। और किसके द्वारा? DRDO के द्वारा किया गया। आप लोग ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वदेशी विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया ये अहमदनगर से किसके द्वारा किया गया है? DRDO से। और किसके जरिए? युद्धक टैंक अर्जुन के जरिए। क्लियर? और इसके बारे में ये जो मिसाइल है गाइज, ये फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर आधारित है। मतलब अगर इसको एक बार लॉन्च करने के बाद में हम इसको फायर करके भूल जाओ, ये अपना टारगेट कहाँ मोड़ना है, क्या करना है, ये खुद तय करेगी। तो इसको फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर आधारित है। और ये बख्तरबंद जो वाहन है उनको नष्ट करने के लिए इसको बनाया गया। वॉर हेड का ये इस्तेमाल करता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। चलते हैं आगे। DRDO की बात हो रही है तो DRDO के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका काम क्या है? रिसर्च, ये देखो जो डिफेंस से जुड़ी रिसर्च को बढ़ावा देती है और इससे संबंधित ये देश की सर्वोच्च संस्था है। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और डिफेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारे? राजनाथ सिंह। कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। क्लियर? 1958 में 1 जनवरी 1958 में को इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 1958 को। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं इसके G सतीश रेड्डी। क्लियर? नेक्स्ट है हेलिना। क्या है हेलिना? दोस्तों नाग मिसाइल, आपने नाम सुना होगा। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन क्या कहलाता है? हेलिना। यानी कि हेलीकॉप्टर और नाग को मिला दिया जाएगा तो ये क्या होगा? ये होगा दोस्तों हेलिना। क्लियर? यानी कि जो हेलीकॉप्टर से जो मिसाइल लॉन्च की जाएगी वो उसको बोलेंगे हेलिना। नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन, ऐसा याद रखिएगा आप लोग। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। पिनाका क्या है? दोस्तों पिनाका है रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। सवाल यहाँ से बनता है कि पूछ लेंगे आपसे डायरेक्ट कि पिनाका क्या है? तो पिनाका जो है दोस्तों रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। क्लियर? नेक्स्ट है अस्त्र। अस्त्र क्या है? अस्त्र है दोस्तों ये एयर टू एयर मिसाइल है, आप लोग याद रखिएगा, बियॉन्ड विजुअल रेंज की। नेक्स्ट है किस भारतीय युद्धपोत द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में तिरंगा फहराया जाएगा? गाइज ये है INS तरकस। गाइज ये हमारा मिशन SDM बैच, ये कोर्स मैं चाहूँगा आप लोग जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत फायदेमंद होने वाला है आपको, इसलिए मैं आपसे जोर दे रहा हूँ। क्लियर? कॉम्बो पैक है आपके लिए एक तरह से, जहाँ पर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब चीज़ों की बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। क्लियर? तो जरूर ज्वाइन करें। अगर आप UPPSC 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को, यहाँ पर आपको इंटरव्यू भी शामिल किया गया है। जनरल हिंदी, essay की स्पेशल क्लासेज होंगी, आपको PDF मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, क्लासेज मिलेंगी, डेली लाइव क्लासेज, आपके डाउट सेशन आपको चलाए जाएंगे। आपका अगर कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड, कैसी भी चीज़ों से रिलेटेड, वो सभी डाउट आपको यहाँ कवर किए जाएंगे। और 10 से 12 मंथ के लिए ये कोर्स की ड्यूरेशन रहेगी। ठीक है? यानी कि आपके एग्जाम से पहले इसको कवर कर दिया जाएगा सिलेबस को। इसके अलावा आपको मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है? गाइज ये किया गया है कहां पर? राज्य पुलिस और एकीकृत कमान का जो मुख्यालय ये तेलंगाना में किया गया है, एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन। राइट आंसर इज बी। यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये है राज्य पुलिस के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करें हम लोग तो। हाँ, यहाँ पर देखो बंजारा हिल्स में तेलंगाना राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया।
और इसे बनाने में कितने रुपये का खर्चा आएगा, इसमें लागत आएगी कुल टोटल 600 करोड़ की। क्लियर। इसके अलावा इसमें एक यहाँ पर दोस्तों एक हेलीपैड होगा और आपदा और संकट प्रबंधन केंद्र होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं इसकी सीधा सीधा इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ये जो है पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया जा रहा है, आप लोग ये याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें एक डेटा सेंटर भी होगा, डेटा कलेक्ट करने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, जिसमें लाखों निगरानी कैमरे भी होंगे। इसके लिए निगरानी कैमरों से जुड़ा हुआ एक वॉर रूम भी होगा यहाँ पर। क्लियर। और तेलंगाना राज्य पुलिस एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र करीब 83.5 मीटर लंबा और 6.42 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। 480 सीटों वाला यहाँ पर सभागार भी होगा, जिसमें ये सभी लोग मिल करके बैठ करके सभा कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें 604 पहिए वाहनों की भी पार्किंग की सुविधा दी गई है। ये पूरा एक तरह से पूरा एकीकृत है, कमान और नियंत्रण केंद्र है। यहाँ पर आप ये मैप देख सकते हैं तेलंगाना का, ये हैदराबाद है, इसकी कैपिटल है, और ये सारा मैप रहा भारत का एक स्टेट है ये। क्लियर। चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, बहुत न्यूज़ में था ये कुछ समय पहले। ये तेलंगाना का प्रोजेक्ट क्या होगा इसमें दोस्तों, यानी कि स्काई के थ्रू, आसमान के थ्रू, आकाश के थ्रू इसमें मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएंगी, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है, ये हैदराबाद में किया गया है। भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये हैदराबाद में। इसके अलावा दो ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये यूपीएससी में भी सवाल पूछा गया था उस टाइम, और अभी हैदराबाद और मुंबई में ये 2 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाई जा रही हैं। नेक्स्ट है, विंग्स इंडिया 2022 कहाँ पर हुआ, हैदराबाद में। तिहान नामक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन ये किया गया दोस्तों आईआईटी हैदराबाद में। क्लियर। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कशन करी हैं आपसे, और अब आगे चलते हैं। सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, विश्व अंडर 20, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, एक तरफ कॉमनवेल्थ चल रहा है और हम कॉमनवेल्थ के चक्कर में हम लोग अपने जो और खिलाड़ियों को भूल गए, जो और देश और जगहों से और टूर्नामेंट्स में मेडल लेके आ रहे हैं। ये है अभी दोस्तों विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियंस खत्म हुई है, कोलंबिया में चल रही है यहाँ पर, और यहाँ हमारी इस शेरनी ने 2 मेडल जीते हैं। इनका नाम है रूपल चौधरी। कहाँ की है ये, यूपी के मेरठ की रहने वाली हैं। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि हमने इनको नहीं छोड़ा है, क्योंकि हमें पता है एग्ज़ाम यहाँ से एग्जामिनर पूछेगा, और हम लोग कॉमनवेल्थ के चक्कर में इन सबको, जो अन्य प्लेयर्स हैं उनको भूल गए हैं। तो देखो इनके बारे में बात करें, किसान की बेटी हैं ये। विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं। 400 मीटर की दौड़ है, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और 400 मीटर की जो 4 गुना 400 मीटर की रिले में सिल्वर मेडल जीता है। आप लोग याद रखिएगा, 4x400 में क्या जीता है, सिल्वर, और 400 मीटर में ब्रॉन्ज जीता है इन्होंने। कहाँ की है, मेरठ जिले की रहने वाली हैं। और ये अंडर 20 जो एथलेटिक्स चैंपियनशिप है कहाँ पर हो रहा है, कोलंबिया में हो रहा है ये। क्लियर। यहाँ पर हिमा दास ने भी पहले जीता था जब पहली बार हुई थी, और अब ये, इसके अलावा नीरज चोपड़ा ने भी अपना सिल्वर मेडल यहीं से जीता था। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश है। प्रो कबड्डी लीग का विजेता दबंग दिल्ली है। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। सीनियर राष्ट्रीय पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का विजेता हरियाणा। टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है। और इसके अलावा हाल ही में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने कौन सा पदक जीता, ये छपने वाला सवाल है दोस्तों। इन्होंने गोल्ड जीता है। और कहाँ पर हो रही थी ये जो प्रतियोगिता हुई थी, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये इस्तांबुल में हुई थी दोस्तों, तुर्की में, इस्तांबुल में। तुर्की की अब नया नाम क्या है, तुर्की का नाम है तुर्किये। क्या नाम है, तुर्किये। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं दोस्तों। अब आज का ये सवाल है आपके लिए कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक हासिल किया है। जल्दी से आप लोग, मैं चाहूँगा, नीचे देख रहा हूँ कि कौन कौन से लोग आप इसका आंसर करते हैं। आप लोग क्योंकि आंसर नहीं करते हैं ना, तो मुझे आपको ज़बरदस्ती आंसर कराना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम मुझे क्रैक कराना है। तो इसलिए जल्दी से आंसर करिए। आप लोग जल्दी से आंसर करेंगे। कौन कौन आंसर करते हैं देखता हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में दीपक पुनिया ने कौन सा पदक हासिल किया है, ये जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। हम रिवीजन कर लेते हैं, कल का रिवीजन। कल तो खैर संडे था, लेकिन परसों का 6 तारीख का रिवीजन है ये, मतलब
हाँ 6 तारीख का रिवीजन है, संडे का नहीं। संडे को तो क्योंकि हमने रिवीजन पूरे वीक का किया था ना, तो 6 तारीख का रिवीजन है ये। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है श्वेता सिंह। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है सॉरी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना शुरू की है? अंडे और दूध योजना शुरू की है दोस्तों केरल ने। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल खेलों में सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में कितने किलोग्राम वजन उठाकर भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है? 212 kg। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है? आईआईटी कानपुर के साथ में। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, हाल ही में फॉर्च्यून द्वारा जारी की गई ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? दोस्तों ये है LIC। 98th रैंक आई है इसकी ओवरऑल और भारत में शीर्ष नंबर पर है। भारत में दूसरे नंबर पर रिलायंस है। नेक्स्ट है, हाल ही में चिराग योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर है गाइस बी। हरियाणा सरकार ने शुरू की है ताकि जो गरीब बच्चे हैं EWS कैटेगरी के, उनको प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ाई कराई जा सके। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा रेपो रेट में कितने आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई है? गाइस ये की गई है 50 आधार अंकों की। तो राइट आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट है, 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारतीय और अमेरिकी सेना के बीच मेगा सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कहां पर किया जाएगा? गाइस ये किया जाएगा उत्तराखंड के औली में। किस किस देशों के बीच में? भारत और अमेरिका की सेना के बीच में। तो याद रखिएगा आप लोग, उत्तराखंड के औली में किया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना का पहला सर्व महिला स्वतंत्र समुद्री टोही और निगरानी मिशन हाल ही में कहां पर संपन्न हुआ है? तो गाइज ये संपन्न हुआ है अरब सागर में। राइट आंसर इज बी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑपरेशन मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? गाइज ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। क्यों शुरू किया है? यानी कि भिक्षा नहीं शिक्षा दो। याद आया कुछ? हाँ, तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा ये शुरू किया गया है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छी लगी होंगी, बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बहुत कुछ हमने यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आपके सामने रखा जा रहा है, तो आप पढ़ते रहिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। ये हमारा बैच है मिशन SDM, बाईलिंगुअल है ये दोनों यानी दोनों लैंग्वेजेस में है। इसके बारे में आप लोग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे नंबर्स पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। क्लियर? और इसके अलावा कुछ और जानकारी जो है वो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हमारा एप्लीकेशन जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसकी लिंक वो भी आप लोग ज़रूर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स और कई सारे क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्कशन को मिलेगा। क्लियर? तो वो सारी चीज़ें आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा जो वो एप्लीकेशन है एग्ज़ाम दृष्टि का एप्लीकेशन, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। क्लियर? अब इसी के साथ में वीडियो का एंड करते हैं। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको सेशन हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए सेशन कैसा लग रहा है आपको। तो इसी के साथ में थैंक यू सो मच।